हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो इस समय हमने जो है क्लास दोबारा पुनः स्टार्ट की है, लेकिन अब की हमने तरीका चेंज किया क्योंकि कुछ बच्चों के ये कमेंट आए कि मैम थ्योरी क्लास बच्चे कम पसंद करते हैं और आप जो है थ्योरी क्लास करा रहे हो, क्यों ना आप ऐसा करिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लीजिए। तो मैंने सोचा ये भी ठीक है, चलो कोशिश करती हूँ 10-15 दिन में ये क्लास कंटिन्यू चलाऊँगी। और अगर आप लोग अच्छे से देखते हो समझते हो तो हम आपको ये क्लास परमानेंट मतलब हर रोज़ आपको मिलेगी जब तक आपके यहाँ का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सभी ज़िले के एग्ज़ाम अलग अलग हो रहे हैं और ये सभी ज़िले के क्या, अगर आप राजस्थान में कह रखे भी हो ना तो भी ईसीसी हो गया, आप डीएलएड कर रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, मतलब किए हुए हो, तो ये प्रश्न कैसे हैं, बच्चों से संबंधित प्रश्न है जो टेट सी टेट से लेकर होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हर क्षेत्र के ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोग चाहें तो मित्रों को शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ आप लोग थोड़ा पॉजिटिव कमेंट्स करते रहिएगा जिससे मेरा जो है मोटिवेशन बना रहे और आपकी क्लास ऐसे ही चलती रहे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराती रहूँ। अब की मेरी हिम्मत मत टूटने दीजिएगा क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। और ये मत सोचो कि अभी आपके यहाँ डेट नहीं आई, एग्ज़ाम की डेट जो आ रही है ना एकदम से आ रही है, 10 दिन में एग्ज़ाम हो जा रहा है, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। अभी किसी ज़िले की ऐसी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तब तक आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है, वीडियो को प्लीज़ से लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट ही इस क्लास को तय करेगा आगे तक बनाए रखने के लिए। तो ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है, अर्ली चाइल्ड क्लास एजुकेशन है या फिर एलिमेंट्री केयर एंड एजुकेशन है। तो यहाँ पर बात करते हैं इसका जो फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसी का फुल फॉर्म है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ईसीसी मुख्यतः बच्चों की किस आयु तक की आवश्यकताओं से संबंधित है, 0 से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या 10 से 14 वर्ष। तो आप जानते हो 6 वर्ष से ऊपर क्या हो जाता है, प्राइमरी आ जाता है ना, प्राइमरी लेवल आ जाता है 1 to 5 तक का। उससे ऊपर चले जाओ तो आ जाता है अपर प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, ना ही 0 से 3 वर्ष होगा, ना ही 6 से 10 वर्ष होगा, ना ही 10 से 14 वर्ष, यहाँ पर होगा 0 से 6 वर्ष। क्योंकि हम आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो 0 से 6 वर्ष इनकी आयु होती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं बच्चों के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय केवल शारीरिक विकास होता है, इस समय खेलकूद अधिक होता है, इस समय सभी आयामों में तीव्र विकास होता है, इस समय विद्यालय शिक्षा शुरू होती है। तो बच्चों के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इस समय क्या होता है, सभी आयामों में तीव्र विकास जो है बच्चों में दिखाई देता है। 6 वर्ष में कहते हैं ना कितना अगर हम बात करें तो 90% तक जो है हमारा मस्तिष्क डेवलप हो जाता है, 90% तक बच्चों का मस्तिष्क डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर ईसीसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाना, बच्चों का समग्र विकास करना, केवल स्वास्थ्य सेवा देना या केवल खेल कराना। तो यहाँ पर जो है बच्चों का समग्र विकास करना, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों का ईसीसी का प्रमुख उद्देश्य यही है कि बच्चों का समग्र विकास कराया जाए, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो सके। उन्हें खेल में शिक्षा दी जाती है, उन्हें वहाँ पर पोषण प्रदान किया जाता है, ये सारे ईसीसी के उद्देश्य। उन्हें पोषण भी दिया जाता है, खेल भी सीखने का माहौल वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जिससे बच्चे का समग्र विकास हो सके। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ईसीसी के प्रमुख घटकों में से कौन सा शामिल नहीं है। स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता, ये जो क्लास है ना सब बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल ईसीसी के लिए नहीं। अगर समझोगे ना इसकी बात ही कि अगर आप ये चीज़ हटा दो ईसीसी, मतलब मान लो ईसीसी एजुकेटर की जो वैकेंसी, वहाँ पर स्पेशली ये शब्द लगा के पूछा जाएगा। अगर इस शब्द को नहीं भी आप लगाओ तो भी ये जो क्वेश्चन है बड़ी क्लास के एग्जाम जो होते हैं ना, खासतौर से होम साइंस रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे बात करते हैं ईसीसी के प्रमुख घटकों में कौन सा शामिल नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण नहीं शामिल है, देखभाल संरक्षण नहीं शामिल है, प्रारंभिक अधिगम शामिल नहीं है, ये उच्च शिक्षा। देखो सबसे पहले तो आपको एक प्रश्न यहाँ पर जो है मिल गया है, लेकिन एक प्रश्न और बना सकते हो, जैसे कि ईसीसी
ई के प्रमुख घटकों में क्या क्या शामिल है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं वाला हटा दो तो सारी चीज़ें शामिल हैं, तो ऐसे भी आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो। ईसीसी के प्रमुख घटकों में क्या क्या शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है, पोषण और स्वच्छता शामिल है, देखभाल शामिल है उनकी, उनका संरक्षण शामिल है, उनका प्रारंभिक अधिगम शामिल है बच्चों का। लेकिन उच्च शिक्षा हम ईसीसी में नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को उच्च शिक्षा कहाँ चाहिए, है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बच्चों के लिए संतुलित एवं पौष्टिक भोजन किस घटक से संबंधित है। बच्चों के लिए संतुलित पौष्टिक भोजन की बात कर रहे हैं कि किस घटक से। हमने आपको बताए थे 4 घटक बताए थे ना ईसीसी के, उसमें ये पूछा जा रहा है कि पौष्टिक भोजन किससे संबंधित है। क्या प्रारंभिक अधिगम से संबंधित है, प्रारंभिक उद्दीपन से संबंधित है, स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित है, या फिर भाषा विकास से संबंधित है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, बच्चों के विकास से संबंधित घटक कितने थे, हमने बताए थे 4 थे। कौन कौन से, एक तो प्रारंभिक अधिगम था, दूसरा प्रारंभिक उद्दीपन था, तीसरा स्वास्थ्य एवं पोषण एवं स्वच्छता था, और चौथा क्या था, भाषा विकास था। याद आया आपको, 4 घटक बताए थे, ये तो क्लास मैंने आपको पढ़ाई भी थी थ्योरी, और उसके क्वेश्चन करा रही हूँ। तो यहाँ पर संतुलित एवं पौष्टिक भोजन किससे संबंधित होगा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित होगा। तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप इसको नोट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके घटक भी आपको पता चल गए कितने हैं, 4 हैं, चारों घटक लिखे हुए हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, जहाँ पर भाषा विकास की बात होगी वहाँ पर भाषा से संबंधित चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर पौष्टिक और संतुलित भोजन से संबंधित बात है तो स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 7, बच्चों को सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना किस घटक का भाग है। देखभाल एवं संरक्षण का, भाषा विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, प्रारंभिक अधिगम का। बच्चों को सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, अभी जो हम घटक बता रहे थे ना उसमें आपको ये भी मतलब उसी घटक का एक क्वेश्चन है ये, और आपको बताना है ये किस घटक की बात की जा रही है। बच्चों को सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण हम किस में बताएंगे, भाई सुरक्षित और संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की बात हो रही है ना, कि बच्चे को कोई चोट फेट भी ना लगे और संरक्षण में वो सीख सके और उसे पोषण प्रदान किया जा सके, उसे सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, लेकिन सुरक्षित माहौल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ इससे समझ, क्या भाषा विकास है, भाई भाषा विकास सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित थोड़ी ना, संज्ञानात्मक विकास भी उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। अधिगम है लेकिन मतलब सुरक्षा उससे संबंधित थोड़ी ना है। यहाँ पर होगा देखभाल एवं संरक्षण, ठीक है। जब देखभाल और संरक्षण उनका किया जाएगा तो उन्हें सुरक्षित महसूस होगा, वो बच्चे वहाँ पर रुकेंगे, ठीक है ना। जब अच्छा माहौल रहेगा तो बच्चे नहीं रोएंगे धोएंगे, उन्हें मतलब वो आएंगे, आपसे सीखेंगे ये सारी चीज़। तो देखभाल एवं संरक्षण अच्छे से बच्चों का किया जाएगा, तभी वो बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, प्रारंभिक उद्दीपन का उद्देश्य क्या है। जो प्रारंभिक उद्दीपन है, अभी हमने घटक बताया था उद्दीपन वाला, तो उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों की रचनात्मक एवं सीखने की क्षमता बढ़ाना, केवल खेल कराना, केवल पोषण देना, केवल अनुशासन सिखाना। तो प्रारंभिक उद्दीपन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की रचनात्मक एवं सीखने की क्षमता को यहाँ पर विकसित करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल अच्छा सुइटेबल आंसर जो है ए है, ठीक है सब कुछ, लेकिन विशेष उद्दीपन जो है बच्चे को क्या करता है, बच्चे को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, किसके लिए, सीखने के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल बेस्ट आंसर रहेगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। क्या दौड़ना, कूदना, रेखाएं खींचना, साइकिल चलाना। 2 तरीके के कौशल होते हैं, एक होता है स्थूल, ठीक है, कौशल, और दूसरा होता है सूक्ष्म। जहाँ पर हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं उसे हम स्थूल कौशल कहते हैं। जहाँ पर सूक्ष्म मांसपेशी, जैसे कि आप ने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कोई भी चीज़ उन्हें खेलने का, मान लो उनका खिलौना है उन्हें चाहिए, तो उसे उठाने के लिए वो पूरा शरीर हिला देते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, उठ बैठ पाते नहीं है, लेटे हैं बिस्तर पे, और एक खिलौना उठाने के लिए पूरा शरीर हिला देंगे। लेकिन एक समय बाद वही खिलौना वो उंगलियों से उठा के भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जो उंगलियों से उठाया, यहाँ पर उंगलियों की मांसपेशी कैसी होती है, छोटी होती है। पूरा शरीर हिलाया, पूरे शरीर की मांसपेशी बड़ी होंगी, ठीक है, हाथ पैर की मांसपेशी बड़ी होंगी, लेकिन उंगलियों की मांसपेशी छोटी होंगी। तो यही अंतर है, जहाँ पर बड़ी मांसपेशी का प्रयोग हो वो स्थूल कौशल होता है, जहाँ पर छोटी मांसपेशी सूक्ष्म कौशल होता है। आप दौड़ते हैं तो हमारे पैर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ, कूदते हैं तो पैर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ, साइकिल चला रहे हैं तो भी पैर की बड़ी बड़ी हड्डियाँ या मांसपेशी काम कर रही हैं, लेकिन रेखा हम उंगलियों से खींच रहे हैं ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, रेखाएं खींचना क्या है, सूक्ष्म कौशल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक सांवेगिक विकास का संबंध किससे संबंधित है।
आप इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और नहीं तो अगर आप चाहें तो हम इसका पीडीएफ दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम यहाँ पर। सामाजिक सांवेगिक विकास का संबंध किससे है? जो सामाजिक और सांवेगिक विकास होता है उसका संबंध आपको बताना है किससे होता है। केवल शारीरिक वृद्धि से होगा? भाई सामाजिक शब्द आ रहा है तो शारीरिक वृद्धि से तो कनेक्शन होगा नहीं। भावनाओं एवं सामाजिक संबंधों से होगा? केवल भाषा से होगा? केवल पोषण से होगा? तो आपको आंसर तो मिल गया होगा यहाँ पर, भावनाओं एवं सामाजिक संबंधों से होगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की बात करें तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में क्या शामिल है? सोचना शामिल है। बेहतर आंसर पहले ही दिख गया आपको। चलो एक दो में जो होता है ना आंसर काफ़ी पास में लिखा है मैंने, इस वजह से दिक्कत हो रही है। संज्ञानात्मक विकास में क्या शामिल है? सोचना, तर्क करना। कोई नहीं, आपको आंसर याद होना चाहिए। सोचना, तर्क करना, तो केवल दौड़ना, केवल खेलना, केवल खाना। ये केवल वाले तो 90% जो है गलती हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है संज्ञान की बात हो रही है, तो संज्ञान से हम क्या करते हैं? सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करते हैं। ये सब संज्ञान से ही संबंधित चीज़ें होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पर प्रश्न है आपका, भाषा विकास में कौन सी क्षमता शामिल नहीं है? अब आपको वैसे ये आंसर बहुत इजी है, और इसी से ई में मेरे हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। भाषा विकास में कौन सी क्षमता शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर टीकाकरण। देखो, हम कोई बात मुझसे कही जाए, जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे, और विचार नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे क्या? तो सुनना पहले बात को, फिर सुनना, उसको समझकर बोलना। ठीक है, सुनना, उसको धारण करना, फिर उसको धारण करके समझना, फिर उसको बोलना। ये एक क्रम होता है भाषा विकास का। ठीक है, और उसके बाद ही हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। उसके यहाँ पर जो आंसर होगा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। भाई इसका संबंध भाषा विकास से तो कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, टीकाकरण का। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों के समय विकास के लिए कौन सा वातावरण आवश्यक है? समग्र विकास होगा यहाँ पर। ठीक है, बच्चों के समग्र विकास के लिए कौन सा वातावरण आवश्यक है? तनावपूर्ण वातावरण, सुरक्षित एवं उद्दीपक वातावरण, शोरगुल वाला वातावरण, असुरक्षित वातावरण। अच्छा, क्या आप बता सकते हो बच्चों का हमें विकास करना है तो क्या तनाव देकर बच्चों को हम विकास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें शोरगुल में पढ़ा लिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं? नहीं। असुरक्षित वातावरण तो कभी भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है, कुछ ऑप्शन बहुत ईजी भी रख दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन जो है सही है। सुरक्षित एवं उद्दीपक वातावरण जो है यहाँ पर जरूरी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विकासात्मक पड़ाव का अर्थ है आयु के अनुसार विकासात्मक कौशल प्राप्त करना, केवल वजन बढ़ाना, केवल ऊंचाई बढ़ाना, केवल भाषा सिखाना। तो यहाँ पर भी आंसर आप देख ही चुके हैं, आयु के अनुसार विकासात्मक कौशल प्राप्त करना। एक दो दिन बाद मेरी आदत हो जाएगी, मैं जिससे पेपर मतलब क्वेश्चन तैयार करती हूँ उसमें आंसर बहुत पास में आ जाता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप, क्योंकि अगर थोड़ा नीचे कर दूँ ना तो फिर वो फिर एक्स्ट्रा पेज घिर जाए। ठीक है, तो इसलिए वो सही से पीडीएफ कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, या फिर ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। दो ऑप्शन इस पे आ गए, दो ऑप्शन दूसरे पेज पे चले जा रहे हैं, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आंसर जो है पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऐप जो होते हैं ना, मैं ज़्यादातर फ्री वाले ऐप यूज़ करती हूँ। भाई इतना ज़्यादा इनकम नहीं है कि हर चीज़ खरीद सकूँ, तो फ्री वाले ऐप में बहुत सारी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कब होती है? जब बच्चा सामान्य विकास कर रहा हो, जब विकास में विलंब दिखाई दे, केवल विद्यालय जाने पर, केवल जन्म के समय। प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कब होती है? ठीक है, यहाँ पर जब हम प्रारंभिक हस्तक्षेप किसी बच्चे में करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे का जो विकास है कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी हमें देखने को जो मिलती है। जैसे एक समय होता है बच्चे का उठ के बैठने का। ठीक है, बैठने लगता है बच्चा, तो बच्चा बैठ नहीं रहा है ना, या दांत निकलने का समय है तो वो दांत नहीं निकल रहे हैं, या जब चलने का समय है तो बच्चा चल नहीं रहा है। तो जब हम देखते हैं इसके विकास मतलब इसकी जो क्रियाएं हैं सही समय पे नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसके विकास में कोई विलम्ब दिखाई दे रहा है, और तब हम क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं उसमें। मतलब या तो डॉक्टरी सलाह लेते हैं, या चीज़ें हम बड़े बूढ़ों से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, और उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब विकास में विलम्ब दिखाई दे तो हम प्रारंभिक हस्तक्षेप करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ECCE के अनुसार बच्चों को कैसा अनुभव मिलना चाहिए? ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन क्या कहता है कि बच्चों को आपको कैसा माहौल देना है, जो क्योंकि आप माहौल दोगे उसमें वो काम करेगा, और उसी माहौल में जब वो काम करेगा ना
वही तो उसका अनुभव बन जाएगा। उसे नकारात्मक आपने माहौल दिया है या फिर सकारात्मक दिया है या तनावपूर्ण दिया है, कैसा दिया है ना। तो नकारात्मक अनुभव उसके लिए, उसके जीवन के लिए अच्छा होगा, तनावपूर्ण अच्छा होगा, सकारात्मक एवं समृद्ध अनुभव होगा, या फिर केवल अनुशासनात्मक अनुभव होगा। तो देखो, बहुत ज़्यादा अनुशासन और बहुत ज़्यादा छूट दोनों ही नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। तो केवल अनुशासन तो कभी होगा नहीं, ठीक है। दो में ही आप कंफ्यूज हो सकते थे, सी वाले में और डी वाले में। ए और बी तो वैसे ही गलत लग रहा है। तो सबसे बेहतर है हम क्या करें, सकारात्मक एवं समृद्ध अनुभव दें। उन्हें जो माहौल दे रहे हैं वो अच्छा दें, और जो अच्छा माहौल होगा तो जो अनुभव होगा वो भी अच्छा ही होगा, है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। डब्ल्यू एच ओ और यूनिसेफ के अनुसार ECCE का मुख्य लक्ष्य क्या है। मतलब डब्ल्यू एच ओ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। WHO की स्थापना 1948 में होती है, ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में होती है। तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनके अनुसार ECCE का लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है। केवल शिक्षा देना, बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, केवल पोषण देना। देखो, WHO का काम जो है क्या है, स्वास्थ्य प्रदान करना सभी के लिए, बच्चों के लिए भी और सभी के लिए। और जो यूनिसेफ का काम क्या है, ये बच्चों और महिलाओं दोनों के लिए ही काम करता है, ठीक है। लेकिन दोनों का मिला दें तो हम सबसे पहले क्या आंसर ढूंढेंगे, बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, भाई सभी तरफ से, है ना। जैसे कि उनका पोषण भी होना चाहिए, उनके लिए जो है शिक्षा भी मिलनी चाहिए, पोषण भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होते हैं समग्र विकास के अंतर्गत आती हैं बच्चों की, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि ऑप्शन नहीं दिखाना है, ये भी चीज़ हो रही है। बच्चों में स्वस्थ आदतों और स्वच्छता संबंधी व्यवहार का विकास ECCE के उद्देश्य से जुड़ा है। स्वास्थ्य एवं पोषण, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो बच्चों में स्वस्थ आदतों और स्वच्छता संबंधी व्यवहार का विकास ECCE के किस उद्देश्य से जुड़ा है। भाई ECCE के बहुत सारे उद्देश्य हमने पढ़ाए थे क्लास में, आप देखिएगा जाके। तो यहाँ पर स्वच्छता संबंधी और आदतों संबंधी विकास की बात कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, ये क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, ECCE में खेल आधारित अधिगम का क्या महत्व है। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, केवल परीक्षा की तैयारी के लिए। तो बच्चों के समग्र विकास के लिए जो है यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ECCE में खेल आधारित अधिगम का महत्व है बच्चों के समग्र विकास के लिए, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 20 क्वेश्चन को देखते हैं, बात करते हैं। निम्न में से ECCE का कौन सा उद्देश्य है। बच्चों को सुरक्षित महसूस कराना, बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करना, बच्चों को विद्यालय शिक्षा हेतु तैयार करना, डी है उपयुक्त सभी। तो ECCE के ये सभी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। बच्चों को सुरक्षित महसूस कराना, बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करना, बच्चों को विद्यालय शिक्षा हेतु तैयार करना, और ये सभी कार्य जो है ECCE के हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। ये जो प्रश्न थे ECCE एजुकेटर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, सिटी नर्सरी, DLED, BEd एवं होम साइंस परीक्षाओं के लिए उपयोगी ये प्रश्न रहे हैं, ठीक है, रहेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला लेसन कंप्लीट होता है आपका। पहला जो लेसन था ECCE बुक का, ठीक है, जो बुक से मैं पढ़ा रही थी आपको, उसका ये पहला लेसन जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है 40 क्वेश्चन हमने तैयार करे हैं। ये है भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था से, ठीक है। दूसरा लेसन था ये ECCE का। तो आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है, तो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। और इसलिए आपका थोड़ा मुझे रिव्यू भी लेना है कि आप लोग हेड कमेंट करते हो या अच्छे कमेंट। कुछ लोग कहेंगे कि भैया पहले पढ़ाया फिर छोड़ दिया, मेरा पेपर हो गया। लेकिन सच बताऊँ, अगर मैं 4-5 दिन ही बचे थे जब मैंने क्लास स्टार्ट किए, और 2 जिले की डेट आई हुई थी, उस समय सीतापुर की आई हुई थी, एक बाराबंकी थी। तो उस समय जो समय भी नहीं था, हम करा भी नहीं पाते इतना ज़्यादा। तो मैंने फिर उस समय, फिर आप लोग देख नहीं रहते तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल ये क्लास बेहतरीन तरीके से ऐसे ही चलती रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यही चीज़ जो है ना मुझे मोटिवेट करेगी और आगे क्लास कंटिन्यू रहेंगी। और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। आप सभी लोग होम साइंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ECCE एजुकेटर होम साइंस मांगी जाती है। तो आप जितने भी मित्र हैं उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के लिए, जब तक जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।